हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक्स हमें कवर करना है वो हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध और आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये चार टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं आज के इस लेक्चर में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमारा पहला टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम ये देखें कि ऊर्जा होता क्या है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य उस निकाय में संचित हो जाता है जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है, इसे देखेंगे हम। ये एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं हम, और इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लिया जाए कि अनंत से लाया गया है, अनंत से। ध्यान से देखिए, हमने बताया, हम लोगों को पता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जब भी हम कहीं कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य ही उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत द्विध्रुव को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से देखें, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में जब भी हम कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं, कोई आवेशित कण लाते हैं या पिंड लाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र उस पिंड पर बल लगाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र उस पिंड पर बल लगा रहा है और उसके बावजूद हम उस पिंड को वैद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कार्य करना पड़ेगा उस बल के विरुद्ध। तो जो कार्य हमें उस बल के विरुद्ध करना पड़ता है वही कार्य उस निकाय में संचित हो जाता है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को ले जाने में, आवेश न के अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका क्या फार्मूला होगा, इसको देखिए। हम सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र का निगमन, ध्यान से देखिए। सूत्र का निगमन ऐसे किया जा रहा है। मान लीजिए कि अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। तो देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब भी हम लाएंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब उसमें है क्या, हम ये मान लें कि वैद्युत क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होता है, वैद्युत क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर द्विध्रुव को मान लें, द्विध्रुव मान लें कि अनंत पर है, ऐसे ये द्विध्रुव अनंत पर है और अनंत से हम उसको वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। हम लोगों को पता है कि किसी आवेश पर लगने वाले बल का मान जो होता है वो QE होता है, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम मानते हैं कि E वैद्युत क्षेत्र वाले किसी क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं। तो अगर ये माइनस Q, यहाँ देखिए, ये आवेश यहाँ पर प्रवेश किया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम ऐसे द्विध्रुव को ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, तो और ये मान लीजिए कि माइनस है और ये प्लस है। तो ऐसे अगर हम इसको ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये माइनस Q अब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश जैसे करेगा तुरंत इस पर वैद्युत बल लग जाएगा या बराबर QE का। और ऐसे अब हम ले जा रहे हैं और जब ये भी यानी प्लस चार्ज भी इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो इस पर भी वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, जिसका वही फार्मूला होगा QE। तो ये मान लीजिए माइनस और ये प्लस। तो बल का जो परिमाण होगा दोनों आवेश पर बराबर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आवेश है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है,
इसकी लंबाई हम शुरू से ही मानते आए हैं 2l। तो देखा जाए तो माइनस क्यू आवेश जो है उसको प्लस क्यू आवेश से इतनी अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ रही है, इतनी अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ रही है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत जो ऊर्जा है वो कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल इतना होगा, प्लस क्यू आवेश पर इतना होगा, दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर होगा। लेकिन माइनस क्यू आवेश जो है प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2l अतिरिक्त दूरी चलेगा, इसलिए हम जो कार्य निकालेंगे वो इस पर लगने वाले बल की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश पर बल जो है वो यह बराबर माइनस QE होगा, और प्लस क्यू आवेश पर बल वो F बराबर QE होगा। तो ये दोनों बलों का जो परिमाण है वो समान होगा। यहां लिखेंगे परंतु माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में, प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2l, ध्यान से देखेंगे 2l अतिरिक्त दूरी तय करेगा, अतिरिक्त दूरी तय करेगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, अतः यहां देखें वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में कृत कार्य। तो देखिए W हो जाएगा ये बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। यहां पर विस्थापन हम देख रहे हैं कि कितना है 2l है, और बल जो है वो यह बराबर कितना है माइनस QE है, तो माइनस QE इंटू 2l। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2QL इंटू E लिख सकते हैं, माइनस को बाहर करके। तो हमारा जो रिजल्ट है हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू 2QL। इस वैल्यू को इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमें W बराबर मिल जाएगा माइनस में P और E। माइनस में P और E मिलेगा हमें वैद्युत जो है यहां पर वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ये जो है द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था होती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगर हम इसे U0 से प्रदर्शित करें तो U0 बराबर हो जाएगा माइनस में P। हमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है उसका ये एक फार्मूला हो सकता है। अब अगर हमें इसके पहले हम जानते हैं कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसको घुमाते हैं तो वहां भी कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य का जो फार्मूला होता है यहाँ पर देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य। यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य, ये जो होता है इसको भी अगर आप W0 से भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कोष्टक में होता है PE और 1 माइनस cos थीटा। तो ये फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है, अतः वैद्युत
द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U0 प्लस W0। तो देखिए U0 का मान है -PE और इसका मान है PE और इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो ये -PE इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो प्लस में PE और माइनस में PE cos थीटा। तो PE से -PE कैंसिल, -PE और cos थीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला है। तो ध्यान देंगे कि जब हम अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है देखिए यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए विभव प्रवणता। तो जो विभव प्रवणता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन का जो दर होता है वही विभव प्रवणता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन का जो दर होता है वही विभव प्रवणता कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है और इस चार्ज से हमको विभव प्राप्त हुआ है। अब हम जैसे जैसे उससे चार्ज से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे विभव में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। तो इस विभव में परिवर्तन को आप समझ सकते हैं कि जो विभव में परिवर्तन होता है वो निश्चित रूप से कम होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, परिवर्तन में चीजें घटती भी हैं और बढ़ती भी हैं। तो यहाँ पर जो विभव में परिवर्तन है वो निश्चित रूप से घटने वाली बात है। अगर हम आवेश से दूर जा रहे हैं तो विभव क्या होगा, घटेगा। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। तो इसे ध्यान देंगे, इस पर परिभाषा को हम यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन और नीचे लिख सकते हैं दूरी परिवर्तन। अर्थ ये है कि जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है विभव में भी वैसे वैसे परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन हम समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर यह परिवर्तन कम होता है। श्योर है कि यह परिवर्तन कम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू है और इस बिंदु पर हमने V आवेश V विभव मान लिया और एक ऐसा बिंदु यहाँ A है और यहाँ मान लीजिए B है, तो इस पर कितना होगा, V माइनस डेल्टा V होगा। आवेश से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं विभव का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक डिस्टेंस है, मान लीजिए r दूरी पर अगर विभव कितना है, V है, तो उससे कुछ दूर और आगे बढ़ जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। सपोज है कि जो V डेल्टा V है उतना विभव में क्या हो गया, कमी हो गया। तो अगर आप यहाँ से इसको आप x मान लें और इसको मान लें x प्लस डेल्टा x, ये x है और इसको x प्लस डेल्टा x मान सकते हैं।
तो ये पोर्शन जो हमें दिख रहा है ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो देखिए इस फार्मूले में अगर हम इसको पुट कर देते हैं विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन, तो ध्यान से देखिए विभव परिवर्तन को हम V और G से डिनोट कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो V की जगह पर आप चाहें तो P भी लिख सकते हैं, क्योंकि P से पोटेंशियल और G से ग्रेडियंट, यहाँ पर विभव परिवर्तन का अंग्रेजी हो जाएगा। और विभव में परिवर्तन कितना है ध्यान से देखिए, V माइनस डेल्टा V और माइनस में V। दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे और हुआ क्या है, दूरी देखिए x प्लस डेल्टा x और माइनस में x। तो देखिए यहाँ से V से ये V कैंसिल हो रहा है और यहाँ x से x, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये है विभव परिवर्तन। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन का जो दर होता है उसे विभव परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम आवेश से दूर होते जाते हैं तो विभव में किस दर से कमी आती है, किस दर से विभव घटता है, उसी दर को हम कहते हैं विभव परिवर्तन। इसका ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र में संबंध का। देखें विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तीसरा टॉपिक है हमारा विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जहां पर वैद्युत क्षेत्र है समझेंगे कि वहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, इस बात का ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोगों को शामिल करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और इससे दूर यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0, इसको हम A मान लें और यहाँ पर कोई बिंदु B मान लें। इस दूरी को हम डेल्टा x मान लेते हैं और इसे आप x मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को x मान सकते हैं। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लाना है तो ध्यान से देखिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस Q0 चार्ज रखा गया है, जिसकी टोटल दूरी हम r मान सकते हैं, लेकिन हम x प्लस डेल्टा x से दर्शाया गया है यहाँ पर। तो देखिए ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पर बल लगाएगा, इस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के कारण कुछ बल लगेगा। अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, अगर E हो तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर कुछ बल लगेगा। तो यहां देखेंगे प्लस Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। जब हम इस चार्ज को रखेंगे तो यह चार्ज अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। अब अगर हम उस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा। तो हम जानते हैं कि उस बल का फार्मूला QE होता है, तो ये कितना हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। अब हम इस Q0 आवेश को इस पोजीशन A से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें अगर हम डेल्टा x और बिंदु B तक लाएं, तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहां लिख सकते हैं प्लस Q0 आवेश को सूक्ष्म विस्थापन लिख सकते हैं डेल्टा x करने में किया गया सूक्ष्म कार्य लिख सकते हैं
सूक्ष्म कार्य, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। कार्य बराबर हमको अच्छी तरह से पता है बल गुणे विस्थापन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा एक्स। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आए हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पता होगा कि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर ये है तो उस पर लगने वाले बल की भी दिशा क्या होगी, एफ की भी दिशा वही होगी। तो बल की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा वही। अगर हमको पता है कि जब भी हम विस्थापन बल के विपरीत दिशा में करते हैं तो जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो जाए तो कार्य ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। अब हम इस बल की, इस एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो Q0 E इंटू डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां देख लेते हैं हम, अगर यहां हम ध्यान से देखें तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। इस Q0 को हमने इधर ला लिया। अब हम जानते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन Q, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम डेल्टा V इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन Q0, लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, डेल्टा V लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस E अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप ध्यान से देखें, E को हम वहीं छोड़ दें तो हमें मिलेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू E। माइनस में कर सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो आप देख रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर हो रहा है। विभव प्रवणता को हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर चाहे लिखना तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है यहाँ पर। तो ये याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इस फार्मूले से हमें वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक मिलेगा, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट मात्रक के दृष्टिकोण से। देखिए ये जो फार्मूला हमारे सामने दिख रहा है, ये जो फार्मूला हमारे सामने दिख रहा है उसको देखिए, E इक्वल टू माइनस में डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस साइन का कोई न्यूमेरिकल मीन नहीं होता है, कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं होता है। माइनस साइन जहां भी आता है वो डायरेक्शन को या अपोजिट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स को हम E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वोल्टेज है और ये दूरी है, तो निश्चित तौर पर यह मिलकर वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए E का जो मात्रक हो रहा है, E का मात्रक जो हो रहा है यहाँ पर, E का मात्रक वो वोल्ट प्रति मीटर हो रहा है।
वोल्ट प्रति मीटर। इसके पहले आपको पता होगा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़े हैं न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए ये जो फार्मूला होता है एफ अपान क्यू नॉट का, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान से देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम एक मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ध्यान से देखें, मान लीजिए कि अगर कहीं आ जाता है निम्न में वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, आप ढूंढेंगे न्यूटन प्रति कूलाम को और न्यूटन प्रति कूलाम वहां पर नहीं रहेगा, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ढूंढेंगे। हो सकता है दोनों हो, तो मान लीजिए दे सकता है न्यूटन पर कूलाम वोल्ट पर मीटर पहला, और दूसरे ऑप्शन में दे सकता है ए और बी दोनों, और लास्ट आंसर कह सकता है कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये जो दोनों मात्रक हैं उसको याद रखेंगे। दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, एक तो इन दोनों में से कोई एक मात्रक देकर पूछा जा सकता है कि निम्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगर न्यूटन पर कूलाम नहीं दिया होगा तो आप वोल्ट पर मीटर को ढूंढेंगे, और न्यूटन पर कूलाम तो पहले सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसकी होती ही है। तो याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इस जगह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक महत्व का है, देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है, आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है? अभी हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में हम लोगों ने देखा कि अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमें आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं, तो उस केस में उस निकाय में जो वैद्युत ऊर्जा संचित हो जाती है उसी को हम आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। हमने इन दोनों आवेशों को एक पास ला दिया, एकदम समीप ला दिया। तो दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर जब हम किसी सिस्टम को बनाएंगे, किसी निकाय की रचना करेंगे, तो हमें उनके वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य इनसे बने निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, मतलब निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसको देखते हैं। आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, मान लीजिए कि एक आवेश हमने क्या किया, दो आवेश Q1 और Q2 को अनंत से एक दूसरे के समीप ला दिया, यानी अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, और हम Q1 को रखे हैं A पर और Q2 B पर है। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ में मान लेंगे कि जो Q2 है वो B पर नहीं है। तो जब Q2 B पर नहीं होगा तो Q1 के कारण इस पर कोई ना कोई विभव होगा। अगर हम Q2 को B पर ना माने तो Q1 के कारण इस पर कोई ना कोई विभव अवश्य होगा। तो यह लिखेंगे हम, यदि Q2 बिंदु B पर ना हो, Q2 बिंदु B पर ना हो तो Q1 के कारण B पर विभव, हम लोग को बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ाया गया है,
जो कि कितना होता है 1/4πε0 Q/r। तो Q1 के कारण है तो Q1/, इनके बीच का डिस्टेंस r रख देंगे। ध्यान से देखिए, हम प्रारंभ में मान लेंगे कि Q2 जो है B पर नहीं है, अकेले केवल Q1 है, तो ये अपना कोई ना कोई पोटेंशियल यहाँ पर बनाएगा। तो इसके कारण जो विभव होगा उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया 1/4πε0 Q1/r। अब अगर हम इस Q2 को अनंत से इस बिंदु B पर लाते हैं तो हमें इस विभव के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, B पर लाने में V के विरुद्ध किया गया कार्य, V के विरुद्ध किया गया कार्य। V जो है Q1 के कारण विभव है, तो हमको पता है कि कार्य बराबर होता है V × Q। तो V आपका ये वाला V है और Q यहाँ पर आवेश Q2 है। अब हम V की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें मिलेगा 1/4πε0 और Q1 Q2/r। यह है Q2 को और Q1 को r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। अब हम जानते हैं कि परिभाषा के अनुसार, परिभाषा में आपको बताया गया है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेशों को लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं U बराबर W, दिस इंप्लाइज U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये हमारा वैद्युत निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, अगर हम दो सेम नेचर के चार्ज को एक दूसरे के समीप लाते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस प्लस भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो अगर आप समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और विपरीत आवेश को एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो ऐसा प्रश्न आपको मिल भी सकता है कि दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के समीप लाने में उनके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या क्या होगा। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि अगर दो आवेशों को एक दूसरे के समीप ला रहे हैं तो उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना घटना डिपेंड करता है उनके नेचर पर। तो अगर दोनों प्लस चार्ज है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दोनों माइनस चार्ज है तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, इट मीन्स कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और एक प्लस और एक माइनस है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो दो प्रोटॉन मीन्स दोनों पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन मीन्स दोनों नेगेटिव। तो दो प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।